हम सॉल्व करते हैं। कैश बजट का क्वेश्चन है A2 का, बजटिंग के चैप्टर में से। द डायरेक्टर ऑफ ड्रॉसनैन रिटेल लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू दिया हुआ है, परचेजेस है, मंथली डेप्रिसिएशन है और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दी हुई है। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। 10% ऑफ ऑल रेवेन्यू आर कैश सेल। व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट, मैं पहले यही लिखूंगा कि 10% जो है वो आपकी क्या है, कैश सेल है। कैश बजट में माना सबसे पहले हमारे मंथ्स कौन से हैं ये तो मैं लिख लूं। 4 मंथ्स पीरियड एंडेड 30th अप्रैल, तो जनवरी टू अप्रैल है हमारा। जनवरी का महीना में लिख लूंगा जी। फरवरी है जी, तो उसके बाद मार्च आ जाएगा जी और अप्रैल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके आ जाएंगे रिसीट्स। रिसीट्स में सबसे पहले आपके आ जाएंगे कैश सेल। कॉलम्स हम बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में कैश सेल मौजूद है ना, तो इसलिए हम कैश सेल को भी साथ साथ रिकॉर्ड जो है वो करेंगे। फॉर्मेट हम कल ही पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मेट कैश बजट क्या होता है, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम बात नहीं है। जो है वो बना लेते हैं ऐसे। वीडियो अपनी बंद कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले कैश सेल को हम देखते हैं। कैश सेल में सबसे पहले आ रहा है कि हमने जनवरी से अप्रैल का बेसिकली बनाना है कैश बजट। तो जनवरी की सेल देखनी है हमने कितनी है। जनवरी की सेल है 30,000। इसका जो 10% है ना, दैट इज ऑफ ऑल रेवेन्यू आर कैश सेल्स। इसका मतलब है जनवरी में कैश सेल कितनी हो जाएंगी, 3,000। जनवरी की सेल्स का 30,000 जो है वो कैश सेल हो जाएगी। इसी तरह फरवरी की सेल्स कितनी, 26,000, तो 2600 उसकी कैश सेल है। 2800 और 3200 अप्रैल की आ जाएंगी। 2600, 2800 और 3200 हमारी अप्रैल की आ जाएंगी। दैट इज बेसिकली अवर कैश सेल। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं फ्रॉम ट्रेड सेल से हमें कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं वापस। 50% of credit customer pay in the month following the sale and receive a 4% cash discount. Remaining trade receivable pay in the second month following the sale. ठीक है जी, 50% कस्टमर जो है वो पे करते हैं इन द मंथ फॉलोइंग द सेल। जिस महीने सेल हुई है उससे अगले महीने 4% डिस्काउंट मिलता है उनको। ठीक है जी, और रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल पे इन द सेकंड मंथ फॉलोइंग सेल। हम क्या लिख लेंगे जी, इसमें आपका आ जाएगा जी 1 मंथ आफ्टर सेल और आपका आ जाएगा जी 2 मंथ आफ्टर सेल। 1 मंथ आफ्टर सेल में क्या करेंगे, यानी जो 30,000 जनवरी को पहले पकड़ लेते हैं। जनवरी की 10% सेल हमें जनवरी में ही मिल गई थी, यानी 30,000 का 10% हमें जनवरी में ही मिल गया था। बेटा ये जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ किसके लिए, डिस्काउंट्स के लिए। हमने कल डिस्काउंट क्योंकि हम कर नहीं सके थे, ये डिस्काउंट्स के लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ ताकि आपको डिस्काउंट्स के हवाले से प्रॉब्लम ना हो कि अगर सवाल में डिस्काउंट हो और इनकम स्टेटमेंट बनानी हो, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड आता है, उसके लिए आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी। 30,000 में से 3,000 बेटा माइनस कर दें आप, ठीक है ना, -3,000, वो तो कैश सेल है ना, बाकी रह गया 27,000। उसका 50% 13,500 हमें मिलेगा फरवरी में, लेकिन उस पर डिस्काउंट भी है। कितना, वो डिस्काउंट है हमारा कितना, 4%, तो वो आपका आ जाएगा 540। इसका मतलब है कि फरवरी में 1 मंथ आफ्टर सेल में डिस्काउंट हमें है कितना, 540 का जो हमें मिलेगा। बाकी पैसे मिलेंगे हमें फरवरी के अंदर, जो कितने बनेंगे, दैट इज 12,960। यहाँ पर जो पैसे हमें मिलेंगे
12960 और बाकी हमें कब मिलेंगे? मार्च में, जो कि होंगे 13,500। फिर से दोबारा रिपीट कर दें जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने कैश बिजनेस में डायगोनल जाना होता है बेटा। 30,000 की सेल थी जनवरी की, 30,000 की सेल में से 3,000 10% कैश सेल थी, वो मैंने लिखी जनवरी के अंदर, वो जनवरी में मिल गई थी। बाकी रह गया 27,000। 27,000 का हाफ मार्च में मिलेगा और 27,000 का हाफ यानी 13,500 फरवरी में मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट है उस पर 4%। तो डिस्काउंट तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना सारी बात। तो 12960 4% डिस्काउंट कितना आता है? 13,500 का 540, वो 13,500 में से माइनस कर देंगे तो 12960 आपको मिल जाएगा फरवरी में और बाकी मिल जाएगा मार्च में। अब मार्च की सेल्स कितनी है? 28,000, उसका 10% हमें मिल गया मार्च में। अब 28,000 में से माइनस कर दूंगा 2800, बाकी आ गया 25,200। इसका हाफ जो आता है 12,600, 12,600 जी सॉरी फरवरी की सेल्स, सॉरी बेटा मैं मार्च में चला गया, फरवरी की सेल्स की बारी है। उसकी सेल्स कितनी है? 26,000 माइनस 2600 कैश सेल मिल गई है आपको। अब बाकी रह गया 23,400। इसका हाफ जो है यानी 11,700 4% डिस्काउंट के साथ किस में कब मिलेगा? मार्च में। तो मार्च में डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 11,700 का 4% जो आता है 468। मार्च का डिस्काउंट 468 आ गया, वो माइनस कर देंगे 11,700 में से, तो 11232 फरवरी की सेल्स का हमें मिलेगा मार्च में। और बाकी 11,700 हमें कब मिलेगा? यानी हाफ 26,000 माइनस 2600 आ गया 23,400। इसका हाफ हमें मिलेगा अप्रैल में और उसी हाफ का हाफ मिलेगा मार्च में, लेकिन डिस्काउंट के बाद 11232 मिलेगा, डिस्काउंट 468 मैंने लिख लिया जो कि निकलता था हमारा। सर ये डिस्काउंट क्यों लिख रहे हैं बेटा? ये इसलिए लिख रहा हूँ कि इनकम स्टेटमेंट में हमें ये यूज करना है। इनकम स्टेटमेंट में दोबारा निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे? इसलिए अब मार्च की बात करते हैं। मार्च की हमारी सेल्स कितनी है? 28,000 माइनस कर देते हैं 2800, 25,200 आ जाएगा 25,200। इसका हाफ हमें कब मिलेगा? मई में, लेकिन 12,600 मई में मिलेगा, लेकिन मई का तो हम बना ही नहीं रहे। अप्रैल में मिलेगा 12,600 का कितना? 4% माइनस करके 504 इसका डिस्काउंट आ जाएगा और ये 12,600 में से माइनस कर देंगे तो ये पैसे आपको मिलेंगे 12096 किसमें? अप्रैल में। ये भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब जरा चलते हैं पीछे, डिस्काउंट मैंने रिकॉर्ड कर लिए। अब दिसंबर की बात करते हैं। दिसंबर की सेल्स कितनी है? आपको वापस जाना पड़ेगा सवाल पे। बेटा दिसंबर की सेल्स है 26,000। 26,000 का 10% यानी 2600 तो दिसंबर में मिल गया, बाकी रह गया 23,400। इसका 50% हमें कब मिलेगा? 11,700 मिलेगा जनवरी में और बाकी 11,700 कब मिलेगा? फरवरी में। लेकिन 11,700 तो जो जनवरी में मिलेगा उस पर 4% डिस्काउंट है। जनवरी का डिस्काउंट भी कितना आ गया बेटा? 468। 468 इज गोइंग टू बी द डिस्काउंट फॉर जनवरी और 11,700 में से माइनस कर देंगे। अब 11232 अमाउंट आ जाएगी जो जनवरी में 1 मंथ आफ्टर सेल में आपको मिलेगी। अब चलते हैं हम आगे इधर, नवंबर की सेल्स की बात करते हैं। पीछे जाना पड़ेगा ना आपको। नवंबर की सेल्स 24,000 है। नवंबर की सेल्स 24,000 है। इसका 10% यानी 2400 हमें मिल गया नवंबर में, बाकी रह गया 21,600। 21,600 का डिवाइड बाय 2 करेंगे आप तो 10,800 हमें मिलेगा दिसंबर में और बाकी 10,800 कब मिलेगा हमें? जनवरी में। यहाँ कितना मिलेगा? 10,800। तो ये मैंने सारी सेल्स जो है वो जो कि रिसीव हो रही है मुझे कैश की सूरत में, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है। अब देखते हैं मजीद कोई रिसीट मौजूद तो नहीं है सवाल में। परचेज के बारे में बात बाद में करेंगे। बिजनेस रेंट इज 9,000 ईयर, डिविडेंड एक्सपेक्टेड, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये है। द कंपनी एक्सपेक्ट टू टेक आउट ए बैंक लोन ऑफ 10,000 विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ, बैंक लोन हमने लिया 10,000 का विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.8% पर एनम ऑन 1 मार्च। दिस इज टू बी हेल्प द फाइनेंस परचेज ऑफ ए न्यू व्हीकल व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 12,000। The loan is to be repaid in full together with interest after 1 year. तो 10,000 का लोन आपने लिया है। कब लिया बेटा? 1 मार्च को। मार्च के महीने में लोन आ जाएगा आपका। लोन लिया है
मार्च में 10,000 का लोन भी हम रिसीट्स में लिख देंगे कि आपको ये रिसीव हो रहा है। इसका फिर टोटल कर लेंगे हम। ये आपका आ जाएगा 25032। दूसरे का टोटल कर लेते हैं, आ जाएगा 27260। तीसरे का कर लेते हैं टोटल, आ जाएगा 37532। और फोर्थ का हम कर लेंगे जी, मैं कहता हूँ 96। अब बारी आती है किसकी जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पेमेंट्स की। पेमेंट सबसे पहले आती है परचेजेस। तो परचेजेस हम कब पे कर रहे हैं? 1 मंथ आफ्टर परचेज। 1 मंथ आफ्टर परचेज में हम परचेजेस कर रहे हैं, उसको हम अभी रिकॉर्ड भी करते हैं और देखते नहीं क्या कहता है सवाल में वो। उसका भी डिस्काउंट बेटा लिखना पड़ेगा आपको, वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, वो भी लिखूंगा मैं। All purchases are on credit and are paid in the month following purchases after deducting a 5% early settlement discount. ये परचेजेस दी हुई है, परचेज हम पे करते हैं अगले महीने 5% डिस्काउंट के बाद। इसका मतलब है जनवरी की परचेज जो 18,000 की है वो हम कब पे करेंगे? फरवरी में 5% डिस्काउंट के साथ। 1 मंथ आफ्टर परचेज मैं लिख रहा हूँ ना। जनवरी की परचेज जो 18,000 की है वो हम पे करेंगे फरवरी में। तो 18,000 का मैं निकाल लूंगा पहले 0.05 5%, वो आ जाएगा 900 डिस्काउंट आता है, जो कि जनवरी का डिस्काउंट रिसीव्ड है असल में। 18,000 में से माइनस कर दूंगा मैं। पे में कितना कर रहा हूँ? 17,100। कब? फरवरी में। मुझे फरवरी में डिस्काउंट लिखना था, सॉरी मैंने गलत लिखा है, डिस्काउंट को ठीक कर लूं मैं। डिस्काउंट जिस महीने में फॉल करेगा उसी महीने में रिकॉर्ड करेंगे, याद रखिएगा। मार्क्स की मैं डिफरेंट तरीके से किया होगा, इस सवाल की बात नहीं कर रहा, कुछ सवालों में आपने डिस्काउंट जिस महीने फॉल कर रहा है उस महीने में रिकॉर्ड करेंगे, याद रखिएगा। आगे फरवरी की जो है परचेजेस वो कितनी है? 15,000। इसका भी 0.05 हम पे नहीं कर रहे, यानी 750 आता है। 0.05 अगर आप निकालें तो वो मार्च का डिस्काउंट बन जाएगा 750, वो हम पे नहीं कर रहे। बाकी हम पे कर देंगे 14,250 मार्च में। इसी तरह मार्च की जो परचेजेज हैं वो हम पे करेंगे अप्रैल में। मार्च की परचेजेज कितनी है? 19,000। डिस्काउंट निकाल लेंगे 5%, आता है जी 950। माइनस कर देंगे वो 19,000 से में थे 18050 आपका है। सर एक बात है कि सर आप जो है ना वो सवाल स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी से, सर दिसंबर की जो परचेज है वो भी तो जनवरी में पे होगी ना, वो आप पहले क्यों नहीं लिखते बेटा? ताकि मैं इसलिए पहले नहीं लिखता ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, बच्चों के जहन में ये चीज ना आए। 16,150 लिखा, बच्चों के जहन में ये चीज ना आए, ये अमाउंट मुझे गलत लग रही है, नहीं ठीक है। बच्चों के जहन में ये चीज ना आए कि हमने, हमारा सवाल शुरू तो जनवरी से हो रहा है ना, आई शुड स्टार्ट टेकिंग थिंग्स from January onwards rather than December and November. So let's think about the previous months after completing the question, after completing the part for which you are going for. इसीलिए मैंने बाद में की, ताकि मुझे जहन में कंफ्यूजन ना हो कि मैं कौन सा चीज देख रहा था। अब मैं देखूंगा कि मेरे महीनों में कौन सी जगह खाली रह गई है जनवरी की। क्यों? क्योंकि दिसंबर की परचेजेस जनवरी में पे करनी थी, तो मुझे दिसंबर की परचेजेस को कुछ देखना पड़ेगा। 17,000 है, भी डिस्काउंट आएगा बेटा कितने का? 850 का, और वो जनवरी का डिस्काउंट होगा। रिसीव डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, इनकम बेटा, माइनस 17,000, तो 16,150 आपका आ जाएगा। मैंने परचेजेज बेटा रिकॉर्ड कर ली। अब देखते हैं कि और कौन सी चीजें परचेजेज में हमारी मौजूद हैं। देखते हैं सवाल में जाके। Business rent is 9,000 a year. This is paid in 2 equal installments on 1st February and 1st August. तो 9,000 एक साल का रेंट है, 4,500 हम पे करेंगे फरवरी में और फिर अगस्त में। तो फरवरी तो हमारे महीने में आ रहे हैं ना, तो रेंट आ जाएगा आपका फरवरी में आप पे करेंगे कितना? 4,500। 9,000 है ना, आधा पे कर रहे हैं फरवरी में, बाकी अगस्त में। अगस्त का बना नहीं रहे,
डिविडेंड ऑफ 3100 इज पेड ऑन 19 जनवरी। डिविडेंड हम पे कर रहे हैं 19 जनवरी को 3100, इधर से माइनस हो जाएगा, इधर से नेगेटिव आ जाएगा, जनवरी में पे कर दिया हमने। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है आर पेड इन द मंथ आफ्टर द वन इन विच दे आर इनकर। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जब इनकर होती है उससे अगले महीने पे करते हैं हम। दी हुई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इस महीने की उससे अगले महीने पे करते हैं। नवंबर की 6300 कब पे करेंगे? दिसंबर में। दिसंबर की कब पे करेंगे? जनवरी में। लिख लेते हैं जी, आसान है। एडमिन कॉस्ट दिसंबर कब करेंगे पे? जनवरी में 6200। जनवरी कब पे करेंगे? फरवरी में 6200। फिर ये कैसे है बेटा? वो 6200 ही है दोनों, इसलिए फिर फरवरी की 6800 पे करेंगे हम मार्च में। मार्च की हम पे करेंगे 7100 अप्रैल में। ठीक है जी, ये भी हमने रिकॉर्ड कर। आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के बाद क्या कहता है वो। द कंपनी एक्सपेक्ट्स लोन है, वो तो हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। द व्हीकल, द कंपनी डायरेक्टर इंटेंड्स टू sell an old vehicle, the original cost 72,000 and by the date of disposal will have accumulated depreciation 5,100. The sale proceeds are anticipated to be 1,100. ये तो मैंने उसमें लिखनी थी, जो मैं लिख नहीं सका। और अच्छा, व्हीकल हमने एक परचेज भी किया, ये वाला। This is to help finance the purchase of a new vehicle in March, which is expected to cost 12,000. व्हीकल परचेज भी मैं लिखूंगा, वो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अभी। 12,000 का व्हीकल भी आपने खरीदा है, कब खरीदा है? मार्च में। ये मार्च में आपका आ जाएगा 12,000। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि हमने एक एसेट सेल भी किया, कितने का? 1100 का। बेटा उसके प्रॉफिट लॉस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी कॉस्ट और डेप्रिसिएशन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है कैश कितना आ रहा है आपको। कैश आपको मिल रहा है 1100 का। सेल ऑफ व्हीकल के नाम से कैश आपको लिखना पड़ेगा। जगह है मेरे पास, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे इसको। सेल भी किया है ना आपने व्हीकल, व्हीकल जो सेल की है उसकी प्रोसीड्स जो हमें रिसीव हुई है वो आपको लिखनी पड़ेगी। सेल ऑफ व्हीकल मेरा ख्याल है कि अप्रैल में रिसीव हो रही है। एक मिनट। जी अप्रैल में ही है। मैं लिख लेता हूँ 1100। इधर आपका लोन आ जाएगा जी। अब लोन कितना है जी? 10,000 का लोन है और लिया कब आपने? मार्च में। तो लोन आ जाएगा मार्च में 10,000। ये आपका ठीक हो गया। अब टोटल कर लेंगे जी पेमेंट्स का हम। कर लेते हैं पेमेंट्स का। पेमेंट्स का टोटली आ रहा है 25,450 27800 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा 3050 5150 आपका ये आ जाएगा। ये पेमेंट्स भी आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब आपके पास क्या आ जाएगा जी? नेट रिसीट्स, नेट कैश रिसीट्स या नेट कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, जो भी आप लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं। 25032 में से 25450 माइनस कर देंगे तो आपका नेगेटिव में आएगा 418। इसमें हम ऐड कर देंगे जी कैश एट द स्टार्ट। कैश एट द स्टार्ट कितना दिया है बेटा? देखते हैं।
रिस्पेक्टिव द बैंक ओवरड्राफ्ट 1303 हमारा बिगिनिंग में दिया हुआ है, कब? जनवरी में। ये 1303 है। अब आपका कैश एट द एंड जो है वो निकल आएगा। ये पहला हमारा जो है वो, अगर हम यहाँ पे देखें कैश एट द एंड जो निकल रहा है वो आपका नेगेटिव में ही निकलेगा, सारी बात है। 41 में 1303 बेसिकली क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो नेगेटिव ही आ जाएगा 1721। इसका नेट देख लेते हैं। नेट का मतलब है कि 27260 में से माइनस कर देंगे 27,800, तो आपका नेगेटिव आ जाएगा 540। उसमें ये जो नेगेटिव आपका नीचे से जो कैश एट द एंड अगले साल का बन जाएगा कैश एट द स्टार्ट 1721, और आपका नेगेटिव मजीद जो है वो बढ़ जाएगा 2261 हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेट क्या आता है आपका? 37532 माइनस 33050, पॉजिटिव में आ रहा है ये 4482। उसमें से जो नेगेटिव है आपका 2261 माइनस कर देते हैं। अब ये जो कैश एट द एंड है ये पॉजिटिव में आ जाएगा 221 का। अब ये देख लेते हैं हम, ये भी आपका 28,096 से 25,150 माइनस करेंगे तो बेटा ये पॉजिटिव में आ रहा है 2946 का, और पहले भी पॉजिटिव है 2221। तो आपका चलें अप्रैल के एंड में आपका कैश जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया है 5167। ये मैंने कैश में आपको बना के दिखा दिए। अब हम क्या बनाते हैं इसके अंदर? इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं कि वो कैसे बनेगी। जगह थोड़ी थोड़ी है वैसे, लेकिन जो रात में मैं कोशिश करूंगा कि इसमें एडजस्ट जो है वो इसी तरीके से होनी नहीं है एडजस्ट मेरे ख्याल में। तो हम दूसरा ही खोल लेते हैं, काफी आइटम्स हैं। याद रखिएगा देर कैश बजट जो है इनकम स्टेटमेंट बनती है एक्रूअल सिस्टम के ऊपर, जितना कैश आ रहा है जितना कैश जा रहा है उसके हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बनती है एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस होता है उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, इनकम होती है उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे पैसे मिले हों या ना मिले हों, चाहे पैसे पे किए हों या ना पे किए हों, इनकम स्टेटमेंट जो है वो एक्रूअल बेसिस पे बनाई जाती है इस तरीके से। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सेल्स की। तो सेल्स हमने कौन सी लेनी है? 4 महीने की इनकम बन रही है हमारी बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की। उन चारों महीनों की सेल्स उठा लेते हैं हम यहाँ से। 30,000, 26,000, 28,000, 32,000। ठीक है जी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 30,000 प्लस 6,000 प्लस 28,000 और प्लस 32,000। ये सेल्स आपकी आ जाएंगी जी 116,000, 1,16,000। लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें बेटा आपको पता है सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, उसमें हम ऐड कर देते हैं परचेजेस। ऐड कर देते हैं हम परचेजेस और इसमें से लेस कर देते हैं हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखते हैं ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा क्वेश्चन में दी हुई हमें, कल क्वेश्चन करवाया था उसमें भी दी हुई थी। ये दी हुई इन्वेंट्री इन 1 जनवरी एक्सपेक्टेड टू हैव अ वैल्यू ऑफ 2100, फिर क्लोजिंग है 3800 की। ओपनिंग जो दी हुई है वो है 2100 की, और क्लोजिंग जो दी हुई है वो दी हुई है 3800। बात कर लेते हैं परचेजेस की। बेटा परचेजेस जिस महीने की उसी महीने की उठानी है आपने। इट हैज नथिंग टू डू विद द कैश बजट। 18, 15, 19, 13 जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की परचेज है वही लेंगे आप। यही बात की 18,000 प्लस 15,000 प्लस 19,000
एंड प्लस 13,000 जो परचेज आपकी आएंगी वही आपने रिकॉर्ड कर ली। ये आपकी आ जाएंगी जी 65,000 की परचेज आ जाएंगी। ओपनिंग इन्वेंटरी में परचेज ऐड करते हैं, क्लोजिंग हम माइनस करते हैं, तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा, यानी ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग 63300 आ जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हम फाइंड कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाता है जी 52700। अब हमने इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, लेस कर देते हैं हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो आपने लेस करने हैं उसमें सबसे पहले मैं कौन से एक्सपेंसेस दे रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यानी एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस जिस साल के बेटा जिस महीने के उसी महीने के आएंगे, चारों महीनों सर अगले महीने पे करते हैं, पे अगले महीने करते हैं, यू आर राइट, बट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द एक्सपेंस इन द पीरियड टू व्हिच इट। सर इसमें वो डिस्काउंट भी तो ऐड करना है ग्रॉस प्रॉफिट में। जी वो मैं एंड पे करूंगा। जी 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 एक बात होती है ना, एंड पे भी कर सकते हैं आप। तो एक्सपेंसेस में आपके आ जाएंगे जी 6,200, 6,800, 7,100 और 6,700। हम इसको भी 62, 68, 71 और 67 वही तरीका है। 200 प्लस 6,800 प्लस 7,100 प्लस क्या है जी 6,700। ये आपके पास टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो आ जाएंगे 26,800। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हमने जो रिकॉर्ड करना है वो है हमारा डिस्काउंट अलाउड। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिस्काउंट डिटेल में, मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था। जिस महीने का डिस्काउंट है उसी महीने में रिकॉर्ड करेंगे, और इसीलिए मैंने वो पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ था। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हमने अपने पिछले पोर्शन में ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है 468,540। ठीक है जी, ये अलाउड है ना, ये वाला रिसीव्ड है 468,540, फिर 468 और 504, 468 प्लस 540 प्लस 468 प्लस 504 आपका डिस्काउंट अलाउड का टोटल एक्सपेंस जो है वो आ जाएगा। तो उसका टोटल हम कर लेते हैं 468 प्लस 504 प्लस 5 आपका 1980 आपका आ जाएगा डिस्काउंट का आंसर। ठीक है जी, ये एक्सपेंस, ये आपको डिस्काउंट अलाउड बेटा लिखना पड़ना था सवाल सॉल्व करते हुए। डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड कैश बजट में तो नहीं आता, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में तो आता है ना। अगर मैं अलग से ना लिखता तो मुझे दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़नी थी अब, which is going to be very difficult for me, तो उसका मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आगे आपका आ जाता है जी लॉस ऑन डिस्पोजल। आपने एसेट बेचते हैं उस पर लॉस हो रहा है, आपको देखिए कैसे निकालता हूं मैं। एसेट जो बेचा उसकी कॉस्ट है 7,200, बेटा ये दिया है, ये है 7,200 में से माइनस कर दूंगा मैं 5,100 जो उस पर डेप्रिसिएशन हुई है, 2,100 का आ गया। बेचा हमने कितने का 1,100 का, तो लॉस हो गया आपको कितने का 1,000 का आपको लॉस हो गया। बुक वैल्यू उसकी 2,100 बनती है ना, माइनस 1,100 तो आपको लॉस हो जाएगा कितने का 1,000 का। नेक्स्ट देखते हैं आगे और कौन से एक्सपेंसेस हैं जो हमने रिकॉर्ड करने हैं। उसमें आपका आता है जी सबसे पहले, अब डिविडेंड तो नहीं आएगा, डिविडेंड इनकम स्टेटमेंट में आता नहीं है असल में, इसलिए डिविडेंड नहीं आएगा, क्योंकि डिविडेंड इनकम स्टेटमेंट नहीं आता, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आता है, बाद में आता है, वरना हम ये भी माइनस करते हैं। रेंट है 9,000 ईयर है, तो 4 महीनों में बेटा कितना बनेगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय 4/12, हमने तो 4 महीने का निकालना है ना। रेंट आपका आ जाएगा 4 मंथ्स का 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/12,
सर जो कैश बजट में दिया वो नहीं लेंगे बेटा, इनकम स्टेटमेंट है, एक्रूअल बेसिस से बनती है। जिस पीरियड का रेंट है उस पीरियड में आपको रिकॉर्ड करना है। ये रेंट आपका आ जाएगा 3000 का, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट है आपका जी, इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो देखते हैं कैसे है। लोन 10,000 का लिया था हमने बेटा, ये रहा 7.8% उस पर इंटरेस्ट है, मार्च में लिया था हमने, तो कितने महीनों का इंटरेस्ट आएगा, 2 महीनों का। 10,000 इंटू 7.8%, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, एक मिनट इसको देखें हम जरा। Company expect to take a bank loan of 10,000 with an interest rate of 7.8 on 1st March 2015। हमारा 15 का सवाल ही है ना। हाँ जी ठीक है, तो मार्च में आपने लोन लिया है, मार्च में। दिस इज टू हेल्प द फाइनेंस परचेज ऑफ ए न्यू व्हीकल, क्योंकि 12,000 का हमने व्हीकल दिया था, और कहता है जी 1 साल बाद आपने इंटरेस्ट भी साथ पे कर देना है। तो पे इंटरेस्ट बाद में करना चाहे, लेकिन इंटरेस्ट तो आप उसका पूरा पूरा कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपका आ जाएगा जी मार्च, तो 2/12 कितना आता है निकालने जरा। 10,000 का इंटू 7.8 डिवाइड बाय 100, 780 आपका आ जाएगा जी। वन 130 आपका आ जाएगा, डालता हूँ जी। मल्टीप्लाइड बाय 7.8% मल्टीप्लाइड बाय 2/12, क्योंकि हमारे साल में तुम्हारा जो पीरियड है 4 महीने का, मार्च में नहीं है तो मार्च और अप्रैल 2 महीने बनते हैं। 130 का आपका इंटरेस्ट इसके अंदर जो है रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। उसके बाद आपकी आती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती थी हमें, अगर कोई एसेट दिया होता डेप्रिसिएशन उसके हिसाब से कैलकुलेट करते, लेकिन डेप्रिसिएशन उसने मंथली दी हुई है क्वेश्चन, कितने की दी हुई है जी, 120 की आपको नजर आ रही है। जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल की 120 120, फिर 150 और 150 आपको डेप्रिसिएशन नजर आ रही है। वही हम सीधी सीधी उठा लेंगे। अगर ना दी होती डेप्रिसिएशन बेटा तो फिर हम कैसे निकालते हैं, मैं बताऊंगा आपको। अगर क्वेश्चन में ना दी होती डेप्रिसिएशन तो आपको कैलकुलेट करनी पड़नी थी। जैसे जो नया एसेट परचेज किया ना आपने, किया नया एसेट परचेज, ये 12,000 का, इस पे हम निकालते हैं कि डेप्रिसिएशन रेट दिया होता कोई, जो कि साल में मौजूद नहीं है, तो हम इस पे निकालते व्हीकल पे जो भी 2 महीने की निकलती या 3 महीने की निकलती वो हम कैलकुलेट करते। फिलहाल उसने क्योंकि दी हुई है डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में, तो जितनी है 120 प्लस 120 प्लस 150 ये हम ऐड कर लेंगे, आपके पास 540 आ जाएगा। ये हमने तकरीबन सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दिए 540 के हिसाब से। इसका हम टोटल कर देंगे, टोटल करके हम माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 33450। माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट नहीं आएगा अभी, क्योंकि आपने भी डिस्काउंट रिसीव जो है वो ऐड करना है। ठीक है जी, तो ये 33450 माइनस करें अगर आप 52700 में से 19250 आपका आ जाएगा। ऐड कर देंगे। अदर इनकम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट रिसीव वो कैसे निकालेंगे, आप पीछे निकाला हुआ है हमने, अगर ना निकाला होता मुझे दोबारा निकालना पड़ता डिस्काउंट रिसीव मुझे, तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व करें। 850 900 750 और 950 50 प्लस 900 प्लस 750 प्लस 950 that is going to be your discount received। टोटल इसका हम कर देंगे, आ जाएगा 3450, ये हम ऐड कर देंगे तो आपका अब आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द, ये आपका लाएगा 22,700,
is going to be your ये मैंने इनकम स्टेटमेंट भी आपको आज बना के दिखा दी है। जो मैंने क्वेश्चन करवाया इससे अगला और इससे अगला क्वेश्चन इसी बेसिस पर है, तो वो आप कर सकते हैं, यानी इसी पैटर्न पर है। दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑफ कैश बजट। तो देख लें, इसमें कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें, प्रॉब्लम है तो। सर वो ए पार्ट दिखा देंगे प्लीज, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। जी अगर आप देखें कि मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया, ये क्वेश्चन है आपका, देखें मैंने क्वेश्चन करवाया है, इससे अगला हमने कल किया था, लेकिन उसकी इनकम स्टेटमेंट मैंने नहीं बनवाई थी, वो आप बना लीजिएगा। ये वाला तो मैंने कल करवाया था, लेकिन इसमें रह गई थी, टाइम नहीं था। और उससे अगला भी आपने करना है। वो कौन सा है? वो मई जून 8 2004 का चौथा पेपर है। मई जून 8 का सवाल है, पेपर 4 मई जून 8 का क्वेश्चन है। ये 3 सवाल जो है ना वो एक ही पैटर्न पर आए हैं। उसके बाद भी कैश बजट के सवाल हैं, वो थोड़े इजी हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये 3 सवाल तो लाजमी करने जरूरी है। मतलब जो मैंने कल करवाया था एक उससे अगले हैं, ये मैंने कल करवाया था और मैंने पिछला फिर करवाया आपको। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आपका इंशाअल्लाह हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों के लिए, और फिर हम कोई और चैप्टर देखेंगे जो हमें करना होगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पर बेस्ड है, मैंने भी वो करवाया है। कुछ बच्चे क्लास में नहीं आते।